डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉस्ट एंड टैक्स का 2015 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कॉस्टिंग पोर्शन डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम लोग टैक्स का जो पोर्शन होगा वो डिस्कस करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेन कॉस्ट इज नोन एज। वो टेक्निक और वो प्रक्रिया जिससे हम लोग कॉस्ट को, लागत को एसर्टेन करते हैं, मालूम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, इन आयरन स्टील इंडस्ट्री द कॉस्ट यूनिट इज। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो कॉस्ट यूनिट होता है वो क्या होता है? हम जानते हैं पावर इंडस्ट्री के लिए किलोवाट पर आवर होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए गैलन होता है। हर एक अलग इंडस्ट्री के लिए अलग कॉस्ट यूनिट होता है। आयरन स्टील इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है उसका कॉस्ट यूनिट जो होगा वो टन होगा। टन इज द कॉस्ट यूनिट फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो बी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सी में आते हैं। इन कॉस्ट अकाउंटिंग द टर्म कॉस्ट मीन्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? ओनली द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, केवल जो वास्तविक खर्चा है वो। ओनली द अमाउंट ऑफ नोशनल एक्सपेंडिचर या नोशनल एक्सपेंडिचर, या तीसरा बोथ एक्चुअल एंड नोशनल एक्सपेंडिचर, या दोनों नोशनल और एक्चुअल एक्सपेंडिचर दोनों। तो इसका या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, बोथ। इन कॉस्ट अकाउंटिंग द कॉस्ट मीन्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का अर्थ होता है दोनों एक्चुअल और नोशनल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33/1/3% इंडिकेट। 33.1/3% इंडिकेट ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? 33.1/3% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट ऑन सेल। यदि हमारा प्रॉफिट बोला गया है कि कॉस्ट का 30.1/3% है तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? तो उसका आंसर है 25%। उसका आंसर होगा 25%। कैसे, हम लोग देख लेते हैं। 33/1/3%, 33.1/3% मतलब 100/3%। 33 × 3 19 + 1 100, 100/300 इक्वल टू, इसको हम लोग यदि सब्ट्रैक्ट ये करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 1/3, 1/3 33.1/3% इक्वल टू 100/300 इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/4 ऑन सेल। 1/4 और कह सकते हैं हम लोग 25%, क्योंकि 25/100 इक्वल टू 1/4। तो आंसर ये हुआ कि 1/3 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/4 ऑन सेल। 1/4 बोले या हम लोग 25% ऑन सेल बोले, दोनों एक ही बात होती है। बहुत सिमिलर थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू। प्राइम कॉस्ट में यदि हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? तो इसका आंसर है वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में यदि हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो हमारा वैल्यू आता है वर्क कॉस्ट, वैल्यू कहलाता है वर्क कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग एफ नंबर क्वेश्चन में। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट इज 400, 400 यूनिट इज 600, 600 इज 800। ये जो खर्चा का, एक्सपेंस का नेचर है वो क्या बताता है? ये खर्चा किस प्रकार का नेचर का है? वेरिएबल, फिक्स, सेमी वेरिएबल, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा वेरिएबल। ये वेरिएबल टाइप के खर्चा के बारे में इशारा कर रहा है, नेचर है इसका। तो एफ नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज कॉल्ड। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट। तो इसका आंसर होगा हमें ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट उस कॉस्ट को कहते हैं जो कि एग्रीगेट वैल्यू होता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। तो जी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में नीचे जो 4 ऑप्शन दिए वो क्या, कौन सा सही है? इट इज ए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट,
ये एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। इट वेरीज विद द चेंज इन वैल्यू ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता है तैसे तैसे इसका वैल्यू भी चेंज होता है। या नंबर 3 है, इट इज़ पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, ये थोड़ा सा फिक्स्ड नेचर का होता है और थोड़ा सा वेरिएबल नेचर का होता है। विथ चेंज ऑफ वैल्यूम ऑफ आउटपुट, जब आउटपुट का वैल्यू चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो। ये ऑप्शन 4 नंबर है, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा नंबर 3। सेमी वेरिएबल कॉस्ट नाम ही जैसा बता रहा है, वो पार्टली फिक्स्ड होता है और पार्टली वेरिएबल होता है, और ये पार्टली वेरिएबल होता है, पार्टली फिक्स्ड होता है, और ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ चेंज भी होता है। इसलिए एच नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ 3000 यूनिट, एनुअल डिमांड दिया हुआ 24,000 यूनिट्स। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का संख्या कितना है। ऑप्शन हमें 16 टाइम्स, 30 टाइम्स, 8 टाइम्स, 152 टाइम्स। तो इसका हम लोग आंसर होगा 8 टाइम्स। कैसे, हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन। सो लेट अस सी द कैलकुलेशन। हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ईओक्यू। एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ईओक्यू। तो यहाँ पर 25,000 जो है यूनिट वो एनुअल डिमांड है, और नीचे ईओक्यू 3000 रख दिएंगे। दोनों को हम लोग कैलकुलेट किए, इसको हम डिवाइड किए तो हमारा गया 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स ये हमारा आंसर है, 8 टाइम्स या 8 बार हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग जे नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक 5000 यूनिट्स है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट्स है, यूनिट सोल्ड जो है वो 30,000 यूनिट है। हमें निकालना है कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, यूनिट प्रोड्यूस निकालना है, कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है 27,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स, 35,000 यूनिट्स और 45,000 यूनिट्स। हम लोग को आंसर देखना है क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन। देख सकते हैं ये फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इक्वल टू के एक साइड में रखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक और प्रोड्यूस्ड, और इक्वल टू के एक साइड में रखेंगे हम लोग सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ सब में 5000 लिख लेंगे हम लोग। प्रोड्यूस को कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, प्रोड्यूस इक्वल टू सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है 30,000 लिख लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 लिख देंगे। बीच में हम लोग प्लस का सिंबल भी दे दिए। फिर हम प्रोड्यूस यूनिट्स को इधर रख दिए, 30,000 और प्लस 10,000 इक्वल टू को इस साइड जायज रखेंगे, और ये 5,000 इक्वल टू को इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको निगेटिव माइनस रख दिए हैं। फिर 30,000 प्लस 10,000 के ऐड कर दिए तो 40,000, उससे 5,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आगे वैल्यू हमारा 35,000। यही 35,000 यूनिट्स जो है हमारा प्रोड्यूस यूनिट्स का वैल्यू है। प्रोड्यूस यूनिट्स इक्वल टू 35,000 यूनिट्स, ये आंसर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर के। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है। वेजेज ऑफ मशीन ऑपरेटर, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा, वेजेज ऑफ मशीन ऑपरेटर। मशीन ऑपरेटर का जो वेजेज होता है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का एग्जाम्पल है। तो के नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर। मटेरियल कंट्रोल इज ए सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर। मटेरियल कंट्रोल जो है वो एक सिस्टमेटिक कंट्रोल है किसके ऊपर, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल, यूजेज ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये था एल नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। अब हम लोग टैक्सेशन पार्ट के बारे में सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय। इनकम टैक्स कौन सरकार लागू करती है, कौन लागू करता है। ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्री। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमसे इनकम टैक्स कलेक्ट करती है टैक्स पेयर से। तो इनकम टैक्स जो है इम्पोज कर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए ए नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद द व्हिच टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो किस टैक्स के बारे में बात करती है, किस टैक्स के बारे में है। तो आंसर होगा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के स्कोप में नहीं आती है, इनकम टैक्स आती है। इसलिए बी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली अलायंस और एमपी एंड एमएलए। एमपी सांसद और एमएलए विधायक, ये विधायक और सांसद का जो डेली अलायंस मिलता है वो उस किस नेचर का होता है। फुली टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के अनुसार फुली टैक्सेबल है।
फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1060 या पूरी तरह से छूट मिलती है 1017 के अंडर सेक्शन में, या फिर 5,000 रुपया तक वो छूट मिलता है, या ऑप्शन नंबर 3 है फुली टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अनुसार फुली टैक्सेबल है। तो इसका आंसर होगा फुली एग्जेम्प्टेड। जो डेली अलायंस है वो अंडर सेक्शन 1070 फुली एग्जेम्प्टेड है, एमपी और एमएलए का डेली अलायंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं डी नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ मिस्टर घोष एन एम्प्लॉय ऑफ लिमिटेड कंपनी। मिस्टर घोष जो है एक लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें क्या माना जाएगा, उन्हें क्या रिगार्ड किया जाएगा कि वो कंपनी है, एन एसोसिएशन पर्सन, पर्सनों का समूह है, एक फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म जैसा फर्म है, या इंडिविजुअल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वो एक इंडिविजुअल है, वो एक इंडिविजुअल के रूप में ही वो टैक्स पे करेंगे। तो डी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर क्वेश्चन मिस्टर रॉय एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन टूर। मिस्टर रॉय भारत के नागरिक है जो सर्वप्रथम बार भारत को छोड़ करके विदेशी यात्रा भ्रमण पर निकले हैं। ही विल बी ट्रीटेड नॉन रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 17-18। उन्हें असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए नॉन रेसिडेंट माना जाएगा इफ यदि वो भारत में रहते हैं 2016-17 के प्रीवियस ईयर में। आंसर क्या होगा? वो नॉन रेसिडेंट होंगे यदि वो भारत में रहते हैं 65 डेज। आंसर क्या होगा इसका? 65 डेज। 65 डेज उनका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी। एक व्यक्ति का जो एक इंडिविजुअल एसएससी, एक व्यक्ति जो टैक्स पेयर है, एसएससी है, उसका रेसिडेंशियल के बारे में क्या नेचर है, उसका क्या स्वभाव है। ये मे डिफर फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर। क्या ये हर साल हर प्रीवियस ईयर में बदलता रहता है? रेसिडेंशियल स्टेटस एक व्यक्ति का क्या हर साल बदलता रहता है? रिमेन सेम इन द ऑल प्रीवियस ईयर, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि हर प्रीवियस ईयर में एक ही जैसा रहता है, समान रहता है। चेंज एवरी अल्टरनेटिव 5 ईयर, या 5-5 साल पर बदलता रहता है। चौथा नंबर है चेंज एवरी अल्टरनेटिव 10 ईयर्स, या 10-10 साल पर बदलता रहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हर साल बदलता रहता है, एवरी ईयर। एक व्यक्ति जो इस साल रेसिडेंट है जरूरी नहीं कि अगला साल भी रेसिडेंट ही रहे, अर्थात इसका मतलब हुआ कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है एक पर्सन का हर ईयर अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है हम लोग को हर प्रीवियस ईयर में। तो एफ नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्स। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन है? हम जानते हैं प्रोफेशनल टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये दोनों के दोनों जो है इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है, जबकि इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इसलिए इसका आंसर होगा जी नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ हेड ऑफ इनकम एज पर इंडियन टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार हेड ऑफ इनकम कितने हैं? हेड ऑफ इनकम की संख्या कितने हैं? इसके ऑप्शन है 2, 10, 5, 4। तो आंसर है 5। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स 1961 के तहत बताया गया है कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, इसलिए क्वेश्चन नंबर एच का आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बिजनेस रिफॉर्म ऑन 1/10/2016। 1/10/2016 को एक बिजनेस का स्थापना होता है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1/4/2016 टू 31 मार्च 2017। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जे नंबर क्वेश्चन लिखा वो राम बाबू जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। राम बाबू एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनको डियरनेस अलायंस डीए मिला है 25,000 रुपया, 25,000। इसमें से पूछा गया है टैक्सेबल पार्ट ऑफ डियरनेस अलायंस। डियरनेस अलायंस का कौन सा हिस्सा, कितना अमाउंट जो होगा टैक्सेबल होगा? हम लोग जानते हैं कि डियरनेस अलायंस जो होता है वो एक फुल्ली टैक्सेबल अलायंस है, इसलिए पूरा का पूरा 25,000 रुपया जो होगा वो टैक्सेबल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, 25,000। तो जे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 25,000 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं के नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एसेटेन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर। एक व्यक्ति का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो कैसे तय किया जाता है? उसके नागरिकता पर, उसके टोटल इनकम पर, उसके एज पर, या नंबर ऑफ डेज इन हिस्ट्री इन द प्रीवियस ईयर, या कितना दिन वो प्रीवियस ईयर में रहता है उसके ऊपर। तो
तो इसका आंसर है वो व्यक्ति टैक्स देगा या नहीं देगा वो अलग बात है। सबसे पहले हम लोग जब टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक किया जाता है, अर्थात वो इंडिया में कितना दिन रहा है प्रीवियस ईयर में, सबसे पहले हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है। रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर वो व्यक्ति टैक्स देगा गवर्नमेंट को। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। सिटीजनशिप, टोटल इनकम, एज, ये तीनों जो है रेसिडेंशियल स्टेटस को कंफर्म करने का कोई आधार नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एल नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एन इनकम कैन बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी हेड के तहत एक इनकम टैक्सेबल हो सकता है यदि पेयर और पेई में संबंध हो। कैसा संबंध होना चाहिए? गवर्नमेंट एमएलए, टीचर और स्टूडेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, कंपनी या शेयर होल्डर। आंसर होगा इसका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी देता है और एम्प्लॉय माने जो नौकरी करता हो। एक है मालिक और एक है कर्मचारी। कर्मचारी और मालिक का रिलेशनशिप होगा तभी वो इनकम को हम लोग सैलरी हेड में टैक्सेबल मानेंगे, सैलरी के हेड में हम लोग उसको रिटेन करेंगे जब दोनों के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो। इसलिए एल नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। तो ये था 2015 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉस्ट और टैक्स का जो क्लास 11 में आया हुआ है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।